हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं गाइस आप सभी? आई होप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि सच बताऊँ तो आज सुबह ही मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी हमारी प्यारी स्टूडेंट प्रियंका जी का कमेंट आया कि मैम प्लीज़ वीडियो लेकर आओ। तो मैंने एक बार के लिए तो उनको कह दिया कि कल लेकर आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं यार, उनको ज़रूरत है तभी वो कमेंट कर रहे हैं, लेकिन कमेंट भी इतने प्यारे नहीं आ रहे। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप कमेंट करें कि वीडियो लेकर आओ, नेक्स्ट वीडियो लाओ। फिर भी मेरा दिल नहीं माना कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि परसों ही मेरा और आपका पेपर है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत भी है कि हम मेहनत करके आपके लिए एकदम आसान नोट्स बनाते हैं, वीडियो लेकर आते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो, ना कमेंट करके बताते हो कि वीडियो कैसा लगा, और ना ही वीडियो को लाइक्स करते हो। लाइक्स भी नहीं आ रहे। मैंने सुबह से वीडियो डाला हुआ है, वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन लोग लाइक नहीं कर रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं निकल रहा है। ऐसा मत किया करो यार। आपके एक लाइक और प्यारे कमेंट से मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खैर, प्रियंका जी का कमेंट देखते ही मैंने तुरंत आपके लिए इकाई 2 और इकाई 5 के सबसे महत्वपूर्ण और मक्खन जैसे आसान नोट्स तैयार किए हैं और आपके लिए यह वीडियो लेकर आ गए हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस शानदार सेशन को शुरू करते हैं। हो सकता है कि मैं कल वीडियो न लेकर आ पाऊँ, तो प्लीज़ मेरे भरोसे न रहें। शायद कल मैं नहीं लेकर आ पाऊँगी, फिर भी देखते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी वीडियो बनाने की। ठीक है, शुरुआत करते हैं इकाई 2 से पंच महाभूत परिचय। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास और इसके प्राचीन स्वरूप का वर्णन कीजिए। या परीक्षा में इस तरह से भी आ सकता है कि प्राकृतिक चिकित्सा की उत्पत्ति कैसे हुई है और प्राचीन काल में रोगों का इलाज कैसे किया जाता था, विस्तार से समझाइए। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा की उत्पत्ति और आयु। प्राकृतिक चिकित्सा उतनी ही पुरानी है जितनी स्वयं प्रकृति और इस पृथ्वी पर प्रथम जीव। यह चिकित्सा विज्ञान सभी आज की चिकित्सा प्रणालियों से भी पुरानी है और इसे अन्य सभी चिकित्सा पद्धतियों की जननी माना जाता है। प्राचीन काल में रोगों की स्थिति, इतिहास। अज्ञानता का दौर। पहले जब चिकित्सा क्षेत्र का इतना विकास नहीं हुआ था, तब लोग बीमारियों के असली कारण को नहीं जानते थे। देवताओं का अभिशाप। लोग रोगों को कभी देवताओं का अभिशाप, कभी कुकर्मों का फल, तो कभी भूत प्रेत या प्रेत आत्मा की बाधा मान लेते थे। अवैज्ञानिक इलाज। उस समय बीमारियों का इलाज झाड़ फूंक, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देना या शरीर को गर्म लोहे से दागने जैसे खतरनाक तरीकों से किया जाता था। शरीर में विजातीय द्रव्य और पंच तत्वों का असंतुलन। समय के साथ यह समझ में आया कि बीमारी का मुख्य कारण शरीर में विजातीय द्रव्य, गंदे तत्वों का आना और शरीर में पंच तत्वों का असंतुलन है। जब शरीर का वातावरण या पंच तत्व बिगड़ जाते हैं तभी स्वास्थ्य खराब होता है। वेदों और ग्रंथों में वर्णन। प्राकृतिक चिकित्सा का यह ज्ञान कोई नया नहीं है। इसका वर्णन वेदों में और लगभग 5000 वर्ष पूर्व के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। भारत के बाद विदेशों में भी विभिन्न गंभीर रोगियों का इलाज सामाजिक वातावरण को छोड़कर प्राकृतिक तरीकों से धीरे धीरे विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतवर्ष में प्राकृतिक चिकित्सा के विकास का विस्तार से वर्णन कीजिए और इसके प्रमुख प्रणेताओं के योगदान को समझाइए। भारत में प्राकृतिक चिकित्सा की जड़ें बहुत पुरानी हैं और यह वेदों, उपनिषदों तथा हमारी भारतीय संस्कृति के समय से ही जीवन शैली का मुख्य हिस्सा रही है। प्राचीन काल में हमारे यहाँ पंच तत्वों और प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही जीवन जीने पर जोर दिया जाता था, लेकिन बीच के समय में आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के आने के कारण यह पद्धति कुछ समय के लिए पीछे छूट गई थी। आधुनिक भारत में इस महान चिकित्सा पद्धति को दोबारा पुनर्जीवित करने और इसे घर घर तक पहुंचाने का श्रेय हमारे देश के कई महान विचारकों, संतों और चिकित्सकों को जाता है। इस दिशा में प्रमुख योगदान देने वाले हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने प्राकृतिक चिकित्सा को अपने जीवन का मुख्य हिस्सा बनाया। उन्होंने एडोल्फ जुस्ट की प्रसिद्ध पुस्तक रिटर्न टू नेचर का
अध्ययन करके इससे गहरी प्रेरणा ली। गांधी जी ने न सिर्फ उपवास और प्राकृतिक आहार को अपने दैनिक जीवन में अपनाया, बल्कि देश भर में इसके प्रचार के लिए कई प्रयास किए और अपने आश्रम में भी इसके प्रयोग को बढ़ावा दिया। डॉक्टर विट्ठल दास मोदी, इन्होंने गोरखपुर में आरोग्य मंदिर नाम से प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय की स्थापना की। इन्होंने एडोल्फ जुस्ट की पुस्तक का हिंदी अनुवाद करके भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा जगत में बहुत बड़ा कार्य किया तथा जीवन साहित्य पत्रिका का संपादन भी किया। श्री कुलरंजन मुखर्जी, बाल्यावस्था से ही इन्हें प्रकृति और प्राकृतिक चिकित्सा से विशेष लगाव था। इन्होंने कलकत्ता के नेचर केयर अस्पताल में काम किया और बंगाल तथा ढाका, बांग्लादेश में भी प्राकृतिक चिकित्सा के प्रसार में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। नेक्स्ट, डॉक्टर महाराज प्रसाद पोद्दार, इन्होंने अपनी पूरी आयु प्राकृतिक चिकित्सालय में रहकर हजारों निराश असाध्य रोगियों को नया जीवन दान दिया और हिंदी में प्राकृतिक चिकित्सा पर कई पुस्तकें लिखी। संत विनोबा भावे, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक आचार्य विनोबा भावे ने राम नाम तत्व को प्राकृतिक चिकित्सा से जोड़ते हुए प्राकृतिक जीवन के मूल सिद्धांतों का बहुत ही सुंदर और गहन विवेचन किया। अन्य महान चिकित्सक इनके अलावा डॉक्टर जोगेश कृष्ण राजू, डॉक्टर S.J. सिंह, डॉक्टर बी वेंकटराव, डॉक्टर S. स्वामीनाथन और डॉक्टर हीरालाल जैसे कई प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने देश के अलग अलग कोनों में रहकर प्राकृतिक चिकित्सा के शिक्षण संस्थान और अस्पताल खोले तथा इसके प्रसार में अपना अमूल्य योगदान दिया। इन सभी महानुभावों ने के मिले जुले प्रयासों और संघर्षों के कारण ही आज भारत में प्राकृतिक चिकित्सा फिर से एक प्रतिष्ठित और लोकप्रिय चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित हो पाई है। प्रश्न पूछने का तरीका, एग्जामिनर इस प्रश्न को घुमाकर ये भी पूछ सकता है कि भारत में प्राकृतिक चिकित्सा के विकास में महात्मा गांधी और डॉक्टर विट्ठल दास मोदी के योगदान को स्पष्ट कीजिए। इसलिए इन दोनों के नाम, उनके कार्य जैसे आरोग्य मंदिर और रिटर्न टू नेचर का अनुवाद अच्छे से याद रखिएगा ये पॉइंट्स, ठीक है। यह इस उत्तर की सबसे मेन लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए, विदेशों में प्राकृतिक चिकित्सा के विकास में किन किन प्रमुख विदेशियों का योगदान रहा, किन्हीं चार का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए, विदेशों में प्राकृतिक चिकित्सा को पुनर्जीवित करने और इसे एक वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय कई महान पाश्चात्य विदेशी चिकित्सकों और प्रकृति प्रेमियों को जाता है। इन सभी ने अपने कठिन संघर्षों और प्रयोगों से दुनिया को यह सिखाया है कि बिना दवाइयों के भी स्वस्थ रहा जा सकता है। विदेशों में इस पद्धति को आगे बढ़ाने वाले चार प्रमुख प्रणेता निम्नलिखित हैं। डॉक्टर इसाक जेनिंग्स, अमेरिका में जन्मे डॉक्टर इसाक जेनिंग्स ने 1788 से शुरुआत की। शुरुआत में वे खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दवाइयों से रोगियों की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है तो उन्होंने दवाइयाँ देना बिल्कुल बंद कर दिया। उन्होंने केवल उपवास, विश्राम और सादा पानी या प्राकृतिक आहार के प्रयोग से गंभीर रोगियों को ठीक करना शुरू किया और फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द ट्री ऑफ ह्यूमन लाइफ एज ह्यूमन डिग्नेसी जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। लुई कूने, जर्मनी के रहने वाले लुई कूने 1844 ने प्राकृतिक चिकित्सा को दुनिया भर में शिखर पर पहुंचाया। इन्होंने जल चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी और विशेष रूप से भाप स्नान और कटी स्नान के जरिए शरीर से विजातीय द्रव्यों, गंदगी को बाहर निकालने का शानदार तरीका विकसित किया। इन्होंने द साइंस ऑफ हीलिंग और द साइंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन जैसी बहुत सी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखकर दुनिया को राह दिखाई। विसेंट प्रिंजेस, ऑस्ट्रिया में जन्मे विसेंट प्रिंजेस को जल चिकित्सा का जनक कहा जाता है। एक बार जब वे खुद गंभीर रूप से घायल हो गए थे और डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ चुके थे, तब उन्होंने ठंडे पानी और पट्टियों का प्रयोग करके अपने घाव को पूरी तरह ठीक कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने घर पर ही लोगों का मुफ्त इलाज करना शुरू किया और जल चिकित्सा के बल पर दुनिया में कई चमत्कारिक परिणाम हासिल किए। फादर सेबेस्टियन नीप, जर्मनी के रहने वाले फादर नीप ने जल चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन शैली का बहुत बड़ा प्रचार किया। उन्होंने जर्मनी में नीप स्टोर्स की शुरुआत की, जहां जड़ी बूटियां, तेल और स्नान से जुड़े सामान मिलते थे। इन्होंने माई वाटर कोर्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी और गोरखपुर, भारत के आरोग्य मंदिर को भी अपनी पुस्तकें और मार्गदर्शन भेजा। स्मार्ट एग्जाम टिप,
प्रश्न पूछने का तरीका, परीक्षा में ये प्रश्न अलग अलग विदेशियों के नाम से भी आ सकता है, जैसे लुई कूनी या विसेंट प्रिजनिज का प्राकृतिक चिकित्सा में क्या योगदान है, संक्षेप में लिखिए। इसलिए इन चारों विदेशियों के नाम उनकी मुख्य पुस्तकों या खोज, जैसे विसेंट प्रिजनिज की जल चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इनको एकदम दिमाग में फिट रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक चिकित्सा के उद्देश्य, मूलभूत सिद्धांतों तथा इस अध्याय के बचे हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे अन्य विदेशी प्रणेताओं का योगदान और प्राकृतिक जीवन शैली का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि प्राकृतिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा होती क्या है, इससे लोगों में क्या फर्क पड़ता है, क्यों की जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे पहला उद्देश्य सिखाना है कि प्रकृति ही सबसे बड़ी डॉक्टर है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों और चिकित्सकों को प्राकृतिक चिकित्सा के इतिहास, उसके प्राचीन स्वरूप और उसके विकास क्रम की पूरी जानकारी मिलती है। इसका उद्देश्य ये समझाना भी है कि कैसे हमारे शरीर के पंचतत्व मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश असंतुलित होने पर बीमारियां पैदा करते हैं और इन्हें वापस कैसे ठीक किया जा सकता है। अन्य प्रसिद्ध विदेशी प्रणेताओं और चिकित्सकों का योगदान, डॉक्टर जॉन हॉर्वे कैलोग, इन्होंने अमेरिका में एक विशेष प्रकार का बैटल क्रीक सैनिटोरियम बनाया था, जहां जल चिकित्सा, आहार चिकित्सा और वैद्य चिकित्सा के जरिए रोगियों का इलाज किया जाता था। बर्नर मैकफेडन, इन्हें फिजिकल कल्चर का जनक माना जाता है। उन्होंने उपवास और व्यायाम के जरिए बड़े बड़े रोगों को ठीक करने का अद्भुत तरीका दुनिया को सिखाया। हेनरिच लेनेटार, इन्होंने जीव रोग, टिश्यू डिजीज का सिद्धांत दिया और बताया कि गलत खान पान और दवाइयों के सेवन से शरीर में बीमारियां कैसे घर कर जाती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत और निष्कर्ष, प्राकृतिक चिकित्सा का सीधा सा नियम यह है कि दवाइयां बंद प्रकृति के संग। यह पद्धति इस बात पर विश्वास करती है कि शरीर के अंदर अपनी खुद की रक्षा और मरम्मत करने की अद्भुत ताकत होती है। शरीर में जमा होने वाले विजातीय द्रव्यों, गंदगी को उपवास, जल और मिट्टी के प्रयोग से बाहर निकालकर मनुष्य को फिर से पूर्ण रूप से निरोगी और स्वस्थ बनाया जा सकता है। एग्जामिनर इस प्रश्न को घुमाकर ये पूछ सकता है कि प्राकृतिक चिकित्सा के मूल उद्देश्य क्या है और बर्नर मैकफेडन या डॉक्टर केलोग जैसे विदेशियों का इसमें क्या योगदान रहा है। याद रखने योग्य आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चैप्टर का निचोड़ यही है कि बीमारी का मुख्य कारण गंदगी, विजातीय द्रव्य हैं और इसका एकमात्र समाधान प्रकृति, पंच महाभूत की शरण में जाना है। इसे परीक्षा में जरूर लिख कर आना, एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, ठीक है। अब देख लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 10 क्वेश्चंस, ठीक है। सर विलियम अर्बनाथ लेन ने प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार के लिए कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? गुड हेल्थ। अमेरिका में बैटल क्रीक सैनिटोरियम की स्थापना किसने की? डॉक्टर J.H. कैलोग। द प्रिंसिपल्स प्रैक्टिकल ऑफ मेडिसिन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? सर विलियम। डॉक्टर आनंद ने व्यापार छोड़कर प्राकृतिक चिकित्सा के किस क्षेत्र के रूप में को मुख्य रूप में अपनाया था? धूप और वायु चिकित्सा। जर्मन निवासी एडोल्फ जोस्ट ने मिट्टी के प्रयोग पर जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी उसका क्या नाम था? रिटर्न टू नेचर। डॉक्टर कार्ल स्टर्जे ने अपनी पुस्तक किस पुस्तक के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा को दुनिया भर में प्रसिद्ध किया? रिटर्न टू नेचर। रेशनल फास्टिंग और न्यूक्लियस साइट हीलिंग सिस्टम पुस्तकों के रचनाकार कौन थे? डॉक्टर आर्नल्ड एहरट। नेक्स्ट, इम्पेयर्ड हेल्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर H. टिल्डन। भारत में अंग्रेजी शासन के समय उच्च पद पर कार्य करते हुए किसने बाद में देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभालते हुए प्राकृतिक चिकित्सा को नया जीवन दिया? श्री मोरारजी भाई देसाई। द साइंस ऑफ हीलिंग, द साइंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन पुस्तक किसने लिखी? लुई कूनम। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है अपना मिट्टी, पृथ्वी तत्व का अर्थ, गुण एवं विभिन्न रोगों के महत्व। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी तत्व मिट्टी का क्या अर्थ है और महत्व है? वेदों, उपनिषदों तथा भारतीय संस्कृति में इसकी क्या महिमा बताई गई है? विस्तार से समझाइए। आप इसका आंसर पढ़िए, तब तक मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया है, मैं अभी आती हूँ।
5 मिनट में। तब तक के लिए आप पढ़िए, आप भी थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। मैं अभी आती हूँ। अगर कुछ आवाज़ें आए तो प्लीज़ स्किप कीजिएगा, क्योंकि मैं मोबाइल को यहीं छोड़कर जा रही हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग गाइस। ठीक है, उत्तर देखते हैं। पृथ्वी तत्व का अर्थ और महत्व। ब्रह्मांड के विकास में आकाश, वायु, अग्नि और जल के बाद पृथ्वी तत्व का निर्माण हुआ, जो पंच महाभूतों में सबसे स्थूल, ठोस और प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होने वाला तत्व है। प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी का प्रयोग केवल शरीर के बाहरी हिस्से पर ही नहीं होता, बल्कि यह अपने सूक्ष्म प्रभावों से शरीर के भीतर जमे विजातीय द्रव्य, गंदगी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सबसे बड़ा मददगार है। वेदों और उपनिषदों में मिट्टी की महिमा। अथर्ववेद का श्लोक। हमारे प्राचीन वेदों में पृथ्वी को माता का दर्जा दिया गया है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीयाः, अर्थात भूमि हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। शारीरिक उत्पत्ति। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई है। मनुष्य का यह स्थूल शरीर अंततः मिट्टी से ही बना है और अंत में इसी में मिल जाता है। बाइबल का यह संदेश है कि बाइबल में भी कहा गया है कि भगवान ने धरती की धूल से ही आदमी का पुतला बनाया है और उसमें प्राण फूंके। भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद में प्रयोग। जिस जमीन पर हम रहते हैं, भारतीय संस्कृति में उसे धरती माँ का स्थान प्राप्त है। सुबह उठते ही पृथ्वी पर पैर रखने से पहले क्षमा प्रार्थना करने की परंपरा रही है। महर्षि सुश्रुत के अनुसार दीमक की मिट्टी, वाल्मीकि मृत्तिका और विभिन्न प्रकार की शुद्ध मिट्टी में अद्भुत औषधीय गुण होते हैं, जो त्वचा के रोगों, विष, जहर के प्रभाव, जलन और पित्त को प्रकोप को शांत करते हैं। याद रखने की योग्य सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये है कि अथर्ववेद का ये कथन माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीयाः में और महर्षि सुश्रुत का उल्लेख इस उत्तर की जान ही इसे परीक्षा में जरूर लिख कर आए। मिट्टी की संरचना, उसके विभिन्न प्रकार तथा चिकित्सीय प्रयोग के लिए मिट्टी को तैयार करने की संपूर्ण विधि का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न में हम ये सीखेंगे कि चिकित्सा के लिए किस प्रकार मिट्टी का चयन किया जाता है, उसकी संरचना कैसी होती है और उसके उपयोग के कैसे लायक कैसे तैयार किया जाता है। मिट्टी की संरचना और वैज्ञानिक विश्लेषण। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में जब मिट्टी का विश्लेषण किया जाता है तो पता चला कि इसमें विभिन्न खनिज पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व, हवा, गैस और नमी मौजूद होती है। प्राकृतिक मिट्टी में सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिकेट, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं, जो शरीर के विषैले तत्वों, टॉक्सिन्स को सोखने का काम करते हैं। चिकित्सीय दृष्टि से मिट्टी के प्रकार। चिकित्सक के अनुसार इलाज के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी काम में ली जाती है। चिकनी मिट्टी, इसके कण बहुत पास होते हैं और इसमें पानी रोकने की क्षमता सबसे अधिक होती है। बलुआ मिट्टी, इसके कण दूर दूर होते हैं, इसमें पानी रोकने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती। लोम मिट्टी, यह चिकनी और बलुआ मिट्टी का मिला जुला रूप है, जो चिकित्सा के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इसमें न तो बहुत ज़्यादा चिकनापन होता है, न ही बहुत ज़्यादा रेत होती है। चिकित्सा के लिए मिट्टी तैयार करने की विधि। जमीन से 8 से 10 फीट नीचे की ऐसी मिट्टी काम में ली जानी चाहिए जो कंकड़, पत्थर, घास फूस या गंदगी से पूरी तरह मुक्त हो।
भिगोने की प्रक्रिया, इस मिट्टी को 10 से 12 घंटे पहले शुद्ध पानी में भिगोकर रखा जाता है। हाथों से बिना किसी धातु के स्पर्श के इसे आटे की तरह गूंथ लिया जाता है। ध्यान रहे कि मिट्टी को गूंथते समय लकड़ी या हाथ का ही प्रयोग करना चाहिए, धातु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धातु का प्रयोग करने से मिट्टी की चुंबकीय शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा पर बुरा असर पड़ता है। याद रखने योग्य ये बातें हैं कि मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं। कभी धातु के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे मिट्टी के औषधीय गुण खत्म हो जाते हैं। ये चैप्टर का सबसे खास पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की शक्ति, उसके विभिन्न प्रभाव, परोक्ष और अपरोक्ष प्रभाव तथा शरीर पर मिट्टी चिकित्सा के क्या प्रभाव पड़ते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। मिट्टी की अपार शक्ति और गुण। ब्रह्मांड में मिट्टी की शक्ति बहुत ही अद्वितीय है। इसमें जल, वायु, अग्नि को संतुलित करके रोगी को तुरंत सेहतमंद बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। यह शरीर से जहरीले विजातीय द्रव्य, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को मजबूत करती हैं। शरीर पर मिट्टी चिकित्सा की प्रभाव। परोक्ष स्पर्श, जब मिट्टी को सीधे शरीर या रोग वाले अंग पर लगाया जाता है तो वहाँ की गर्मी को खींच लेती है, दर्द से राहत देती है और ब्लड सर्कुलेशन को तेज करके गंदगी बाहर निकालती है। अपरोक्ष प्रभाव, इसमें मिट्टी को सीधे अंग पर न लगाकर पेट या अन्य स्थानों पर पट्टी के रूप में रखा जाता है, जिससे पूरे शरीर के अंदरूनी अंगों की कार्यप्रणाली सुधरती है। स्वास्थ्य पर शारीरिक प्रभाव विस्तृत रूप से। जीवी उद्दीपन, यह शरीर के अंदरूनी सेल्स और टिश्यूज को एक्टिव करती हैं। अंतःस्रावी तंत्र, शरीर के हार्मोन्स को संतुलित रखने में मदद करती हैं। थर्मल रेगुलेशन, शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखती हैं। दर्द और सूजन कम करना, यह दर्द, जलन और सूजन को तेजी से कम करके राहत पहुंचाती है। मिट्टी के परोक्ष और अपरोक्ष प्रभावों के अंतर को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यह है इस यूनिट का टेक्निकल और स्कोरिंग पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी चिकित्सा की विभिन्न उपचार विधियां जैसे स्थानीय पट्टियां, स्नान और लेप का विस्तार से वर्णन कीजिए और महात्मा गांधी के मिट्टी के प्रयोगों को समझाइए। ये इस चैप्टर का आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें हम सीखेंगे कि अलग अलग बीमारियों में मिट्टी का प्रयोग कैसे किया जाता है। मिट्टी की पट्टियां तैयार करने की विधि। साफ मिट्टी, जमीन से 8 से 10 फीट नीचे की कंकड़ पत्थर रहित शुद्ध मिट्टी ली जाती है। भिगोना, इस मिट्टी को 10 से 12 घंटे पहले शुद्ध पानी में भिगोकर रखा जाता है। बिना किसी धातु के स्पर्श के इसे हाथों से आटे की तरह गूंथकर तैयार किया जाता है। विभिन्न प्रकार की स्थानीय मिट्टियां, उनके लाभ। सिर की पट्टी, सिर दर्द, अनिद्रा, मानसिक तनाव और मानसिक रोगों को ठीक करती है। रीढ़ की पट्टी, रीढ़ की हड्डी पर लगाने से तंत्रिका तंत्र की कमजोरी दूर होती है और ताजगी मिलती है। पेट की पट्टी, यह सबसे महत्वपूर्ण है। पेट पर मिट्टी की पट्टी लगाने से गैस, कब्ज, एसिडिटी, मोटापा और पेट के तमाम रोग ठीक होते हैं। नेत्र और कर्ण पट्टी, आँख के रोग जैसे नज़र कमजोर होना, कान के संक्रमण या दर्द में बहुत फायदेमंद है। मिट्टी के स्नान और लेप। स्थानीय मिट्टी स्नान, शरीर के किसी विशेष अंग पर मिट्टी का लेप करना। धूप स्नान, धूप में शरीर पर मिट्टी का लेप करके थोड़ी देर बैठना या त्वचा के रोग, खाज, खुजली और पसीने की बदबू दूर होती है तथा शरीर का विषैला कचरा बाहर निकल जाता है। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने स्वयं कब्ज और अन्य परेशानियों के लिए मिट्टी की पट्टी का प्रयोग किया था और उन्हें चमत्कारिक लाभ मिला। उन्होंने सेवाग्राम में रोगियों पर इसका खूब प्रयोग किया। पेट की पट्टी और रीढ़ की पट्टी के नाम और उसके फायदे परीक्षा में जरूर लिख कर आना। इस यूनिट का सबसे प्रैक्टिकल स्कोरिंग हिस्सा है, एक बार वापस देख लीजिए। पेट की पट्टी और रीढ़ की पट्टी, ठीक है। स्पाइन पेक और एब्डोमेन पेक, हेड पेक तो याद रह ही जाएगा, ठीक है। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। ब्रह्मांड के विकास क्रम में पृथ्वी मिट्टी का कौन सा स्थान है? अंतिम यानी 5वां स्थान, सबसे स्थूल तत्व। महर्षि सुश्रुत के अनुसार कौन सी मिट्टी जलन और पित्त के प्रकोप को शांत करती है? जल से भरी मक्खन जैसी चिकनी मिट्टी। गांधी जी ने अपनी किस पुस्तक में मिट्टी चिकित्सा के प्रयोगों का विस्तृत विवरण दिया है? कुदरती उपचार और आरोग्यता की कुंजी। गंध चिकित्सा का मूल स्रोत किसे माना जाता है? समस्त गंध का मूल मिट्टी से ही निर्मित है। चिकित्सकीय दृष्टि से कौन सी मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है? लोम मिट्टी, चिकनी और बलुआ मिट्टी का मिश्रण।
मिट्टी को गूंथते समय किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? कभी भी धातु का स्पर्श नहीं होना चाहिए। सिर दर्द, अनिद्रा और मानसिक तनाव में मिट्टी की कौन सी पट्टी का प्रयोग किया जाता है? सिर की मिट्टी की पट्टी, हेड पैक। रीढ़ की हड्डी पर मिट्टी की पट्टी लगाने से शरीर के किस तंत्र को लाभ मिलता है? तंत्रिका तंत्र को। मुल्तानी मिट्टी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है और त्वचा और त्वचीय रोगों में विशेष लाभ देता है? केओलिन, एल्यूमिनियम, सिलिकोट और आयरन ऑक्साइड। चिकित्सकीय मिट्टी को तैयार करते समय किस चीज का स्पर्श बिल्कुल वर्जित माना जाता है? धातु का स्पर्श, ताकि मिट्टी की चुंबकीय और प्राकृतिक ऊर्जा नष्ट न हो। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी आज की इकाई 2 और इकाई 5 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, परसों के पेपर में इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, उनसे आपकी मदद हुई हो, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और परसों के एग्जाम में तहलका मचा दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस।